नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र किया जाए तो कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना के आंकड़े जिस स्पीड में बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है, डराने वाले हैं। 11 जनवरी को प्रदेश में 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। रायपुर में 1.5 साल के बच्चे की मौत भी कोविड की वजह से हो चुकी है। प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखकर यह आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश में कोरोना का ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 11 जनवरी को 4 नए ओमिक्रॉन मरीजों की भी पुष्टि हुई है। बावजूद इसके प्रदेश में अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब शुरू नहीं हो पा रही है और लैब का शुरू न हो पाना भी कई सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ में आखिर कब शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब? क्या छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ चुका है? कोरोना के खिलाफ यह जंग आखिर कब तक चलेगी? कोरोना के बढ़ते मामले आखिर किसकी लापरवाही है? टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने की जरूरत क्या अब और नजर आती है? क्या हमने दूसरी लहर से जो कुछ सीखा उसे अमल में नहीं लाए हैं और यही वजह है कि क्या आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों में बेतहाशा हो रही वृद्धि की वजह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन बाकी सभी वेरिएंट से अधिक तेजी से फैलता है। 11 जनवरी को प्रदेश में 4 नए ओमिक्रॉन मरीज की पुष्टि हुई है, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी रिपोर्ट शामिल है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब क्यों नहीं शुरू हुई? कोरोना की तीसरी लहर से छत्तीसगढ़ की जनता को सुरक्षित रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार कड़े कदम उठा रही है। कड़ाई से जो कोरोना रोकने के मापदंड है उसका पालन करा रही है और जो तमाम चिकित्सीय सुविधाएं हैं उसको मुहैया करा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना की अनुमति केंद्र सरकार को देनी है। रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में जीनोम सीक्वेंसिंग के सिस्टम बैठा हुआ है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है। दुर्भाग्य की बात है केंद्र की सरकार अभी तक उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में ओमिक्रॉन के टेस्ट की अनुमति प्रदान नहीं की है। कोरोना की तीसरी लहर ने बड़ी संख्या में बच्चों को अपनी चपेट में लिया है। बताया जा रहा है कि कुल संक्रमितों में करीब 15% की उम्र 18 साल से कम है। 11 जनवरी को रायपुर में कोरोना पॉजिटिव 1.5 साल के एक बच्चे की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले और उसको लेकर अब तक सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। ये राज्य सरकार का निकम्मापन है। आप जरा बताएं, आपने ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए लैब डालने के लिए कब भेजा? क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने पैसों से ओमिक्रॉन टेस्टिंग का लैब नहीं डाल सकती? बड़ी बड़ी बात करती है। यहां पर लैब क्यों नहीं डाला? आज भी ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो छत्तीसगढ़ में नहीं होते। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज मेकाहारा में नहीं होते। इसके लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार हर चीज के मामले में केंद्र पर आरोपित करती है। कुल मिलाकर प्रदेश में कोरोना हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। तीसरी लहर में पहली बार कोरोना 11 जनवरी को 5,000 का आंकड़ा पार कर गया। जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ेंगे सरकार और प्रशासन की चुनौतियां बढ़ती जाएगी। ऐसे में अब सरकार को हर उस पहलू पर काम करने की जरूरत है जिससे और अधिक इसे फैलने से रोका जा सके। टीम न्यूज स्टेट। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सरकारें टेस्टिंग बढ़ा रही हैं, दूसरी तरफ अब मेडिकल स्टोर्स पर होम किट भी मिलना शुरू हो चुकी है कि आप अपनी किट लीजिए, अपने घर जाइए, अपना टेस्ट करिए, पॉजिटिव है तो घर पर रहिए, नेगेटिव है तो आराम से घूमिए। इस तरह की टेस्ट किट अब मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन यही टेस्ट किट सवाल खड़े करती है कि आखिर आपको कैसे पता लगेगा कि जो पॉजिटिव है वो उन्मुक्त हवा में नहीं घूम रहा है, वो दूसरों को संक्रमित नहीं कर रहा है? इस पर सख्ती कौन करेगा? इस तरह के भी सवाल खड़े होते हैं। कई सारी चीजें हैं, कई मसलों को लेकर बातचीत करनी है, चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ राहुल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुरेंद्र जी
आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आप ही से आज शुरुआत करते हैं। हम तमाम तरह की सख्ती का जिक्र कर रहे हैं, हम तमाम तरह की बातों पर गौर कर रहे हैं कि कैसे इस तीसरी लहर को रोका जा सके, जो आ तो गई है लेकिन इसके संक्रमण को और बढ़ने से रोकने का प्रयास हम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, चूंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से आप इस तरह की चीजों को देख रहे हैं, अनुभव रखते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं कमी है जिस वजह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं? सुरेंद्र जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सुरेंद्र सिंह नहीं, सुरेंद्र शर्मा हूं। जी 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 जी। और दूसरी बात यह है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो प्राकृतिक आपदा है, हम पहली साल नहीं 2-3 साल हो गया लगातार, और पूरा देश और पूरा विश्व इससे पीड़ित है, बहुत परेशान है। जैसे जैसे कभी स्थिति थोड़ी ठीक होती है और लोग एक सामान्य जीवन शुरू करते हैं, फिर से इसका किसी न किसी रूप में नए वेरिएंट के साथ उसका आक्रमण होता है और फिर से देश के सामने एक नई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। ये ओमिक्रॉन का जो अभी नया आक्रमण है और ये जिस तेजी से अभी 1 हफ्ते के अंदर जिस तरह से इसने पैर पसारा है, ये बड़ी चुनौती का काम है। और छत्तीसगढ़ की सरकार के संबंध में मेरा कहना ये है कि आप जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, तो दरअसल में बात यह है कि ये पूरे जनता के बीच में लगातार आपका जो संचार माध्यम है, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, सरकार है, तमाम लोग इस बात के लिए सजग कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, भीड़ में ना रहे, क्या कहते हैं, मास्क लगा के चले, बार बार हाथ धोएं और सामाजिक दूरी की बजाय जो शारीरिक दूरी है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। इन सारी चीजों को करके इससे बचा जा सकता है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में जो वयस्क लोग हैं उनमें से 70-80% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और आज की तारीख में 15 साल से 18 साल के बच्चों का भी 8,14,000 तक की वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो चुकी है जी। अब जहां तक सवाल है, सरकार पूरी तरह सजग है, पूरी तरह तैयार है। हमारे पास पर्याप्त तादाद में बेड हैं, हमारे पास पर्याप्त तादाद में ऑक्सीजन है, हमारे पास पर्याप्त तादाद में मेडिकल सुविधाएं हैं, दवाइयां हैं। मगर एक बात जिस तरफ आपने ध्यान दिलाया कि लोग जो है अब दुकानों से, मेडिकल स्टोर से टेस्टिंग किट लेकर के अपना स्वयं टेस्टिंग कर ले रहे हैं, जो कि आंकड़े में नहीं आ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। इसके संबंध में कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं उसी सवाल पर आ रहा था सर। सवाल इसलिए ये जायज़ हो जाता है क्योंकि हम अगर अभी लोगों से कह रहे हैं मास्क लगाइए, लेकिन लोग सुनने की रखे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लोग नहीं कर रखे हैं। सख्ती हमें कहीं ना कहीं दिखानी पड़ती है, तब जाकर लोगों के चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। अब ये कैसे इंश्योर होगा कि कोई भी, मान लीजिए मैं ही उदाहरण के तौर पर हूं, मैंने मेडिकल स्टोर से एक किट ली, अपने घर गया, अपना टेस्ट किया, मान लीजिए मैं पॉजिटिव आया, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूं और बाहर गया, किसी दूसरे से मिल लिया, तीसरे से मिल लिया, या फिर टेस्ट की रिपोर्ट आने तक मैं अगर 4 लोगों से मिल लिया और कोई संक्रमित हो गया, बाद में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एक। दूसरा, हम अगर इस तरह की टेस्ट किट मार्केट में उपलब्ध करवा रखे हैं, तब फिर ये चेक करने वाला कौन होगा कि हम इन आंकड़ों को अपने रिकॉर्ड में भी दर्ज करें कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है? इसके लिए क्या आप कोई व्यवस्था करने की दरकार है? निश्चित रूप से। दरअसल में ये जो एक तो पहली बात यह है कि जो आदमी जो सेल्फ टेस्टिंग कर रहा है उसको अपना उत्तरदायित्व भी समझना चाहिए। ये अगर वो पॉजिटिव है और वो उसको मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, दवाई खा रहा है, तो उसको इस बात को सचेत रहना चाहिए कि इस बीमारी को और कहीं बांटे मत। ये उत्तरदायित्व तो एक नागरिक की हैसियत से, मगर इसमें मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है और इसके में निश्चित रूप से सरकार के ध्यान में बात है और इसकी व्यवस्था भी निश्चित रूप से की जाएगी कि इसका किस तरह से रिकॉर्ड रखा जा सकता है और किस तरह से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर। रजनीश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे कमेंट लूंगा, इससे पहले डॉक्टर राहुल अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राहुल, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में हम RT-PCR कर रहे हैं,
उसकी टेस्टिंग में कई बार इस तरह की स्थितियां निर्मित को रखी है कि जिसको कोई सिम्टम नहीं है वो भी पॉजिटिव है, जिसको सिम्टम है वो निगेटिव है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम इस तरह के टेस्ट किट पर कितना विश्वास करें, कितना भरोसा करें, और उसके भरोसे के साथ क्या हम लोगों को कोविड करियर बनने से रोक सकते हैं, जिस तरह से अभी लोग कैरियर का काम कर रहे हैं कि एक से लेकर दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें, रैपिड एंटीजन में कई बार डाउटफुल है, वो क्लियर कट नहीं आ रहा है, स्पेशली ओमिक्रॉन को लेके। डेल्टा में फिर भी वो ज्यादा रिलायबल है, बट ओमिक्रॉन में उतना रिलायबल नहीं है। टाटा ने ओमिक्रॉन के लिए अलग से किट बनाई है, ओमिश्योर, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट जो रूटीन किट्स हैं ओमिक्रॉन में उतनी रिलायबल नहीं है। लेकिन अगर ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड है भी तो वो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बिकॉज 2 से 3 दिन में बड़ा हो चाहे बच्चा हो, 90% अपने आप ही घर बैठ के ठीक हो रहे हैं, उसको ज्यादा कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। बात आती है आरटीपीसीआर की, तो आरटीपीसीआर में नॉर्मली दिक्कत नहीं आ रही है, आरटीपीसीआर की डिटेक्शन रेट बहुत हाई है, उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम इन्फेक्टिविटी की बात करते हैं तो जिसको इन्फेक्शन हुआ उसके 2 दिन बाद सिम्टम्स चालू हो रहे हैं। अगर मुझे आज इन्फेक्शन हुआ, मेरे को सिम्टम्स कल या परसों आएंगे, फिर मैं जाके टेस्ट करा रहा हूं, तो इन्फेक्टिविटी तो मैं उसके टेस्ट कराने के 2 दिन पहले से मैं इन्फेक्टिव हूं ऑलरेडी। तो इसलिए टेस्टिंग हमेशा, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, इसलिए वो रेट्रोस्पेक्टिव ही चल रही है कि आप आज पॉजिटिव आए तो बस इसके 3-4 दिन पहले जो आपका साइकिल थी उसके पहले आप किससे कॉन्टैक्ट करें। नहीं, लेकिन फिर एक चीज सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है ना सर, सवाल ये है कि बॉडी में हल्का पेन होना, बार बार हल्का सा बुखार आना, फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाना, सो करके उठना तो पूरा पसीना पसीना होना, गले में बहुत ज़्यादा खराश होना, लेकिन फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल लगने लगना, टेस्ट कराया जाए तो वो नेगेटिव आ जाना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी समझ से परे होती हैं कि आखिर इसमें इंसान करे तो फिर करे क्या? देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट है आज की डेट में डिफरेंशिएट करना कि ये प्लेन इन्फ्लुएंजा या थ्रोट इन्फेक्शन क्या है या ओमिक्रॉन क्या है। नॉर्मली ओमिक्रॉन अगर आप किसी भी ENT सर्जन से मिले, वो देख के बता पाएगा कि ये ओमिक्रॉन है कि रूटीन फेरेंजाइटिस है, क्योंकि ओमिक्रॉन में पेशेंट थ्रोट पेन लेके आ रहा है। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, आके बोल रहे हैं सीधे फीवर आया, थ्रोट पेन हुआ, आप ओरल कैविटी में देखते हैं तो कोई ऐसा मेजर इन्फेक्शन नहीं दिखता है, तो 99% वो ओमिक्रॉन है, हम ऐसे ही बता दें। बट अगर वही चीज अगर नॉर्मल टॉन्सिलर या फेरेंजियल इन्फेक्शन है तो वो दिखेगा ओरल कैविटी में। तो ये डिफरेंशिएट क्लिनिकली हम कर पा रहे हैं उसको, लेकिन ये क्योंकि पेशेंट्स आ रहे हैं उसको हम देख के अब हम क्लिनिकली वो सीख रहे हैं और हम कर पा रहे हैं। अगेन रिट्रोस्पेक्टिवली आज से 10 दिन पहले ये चीज मैं उतना नहीं बोल पाता जी। तो बट अगेन जो आप पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि साथ में इन्फ्लुएंजा भी है, जो रूटीन खांसी जुकाम भी है, वो भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि रूटीन खांसी जुकाम बंद हो गया, रूटीन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन बंद हो गया, तो वो भी आ रहा है। तो ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा पेशेंट के लिए डिफिकल्ट है। आप अपने नजदीकी गवर्नमेंट ने पूरे हेल्पलाइन नंबर्स चालू किए, आप वहां अपने सिम्टम्स बात कर सकते हैं, बात करके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। राहुल सर, एक और चीज़ है, चूंकि फिर मैं रजनीश जी का रुख करूंगा, भारत में प्रेडिक्शन बहुत चलता है और अभी कई एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो परेशान नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल रहता है और 2-3-4 दिन में रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। ये हम कैसे आकलन करेंगे कि ये ओमिक्रॉन की है, ये डेल्टा की है? वेरिएंट कोई भी हो सकता है सर, अगर कोविड है तो वो घातक नहीं होगा, ये प्रेडिक्ट क्या आसानी से किया जा सकता है? नहीं, ये मैं प्रेडिक्शन पे नहीं जाऊंगा, इसमें मैं आपको क्लिनिकल गाइडलाइन कहूंगा। इसमें जो हमारे पास स्टडीज हैं, अब तो इंडिया की स्टडीज आ गई हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो ओमिक्रॉन से हैं अफेक्टेड, वो 3 से 4 दिन में अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। 3 दिन, मोस्टली 3 दिन में, 2 से 3 दिन में ही ठीक हो रहे हैं, 4था दिन भी नहीं लगता है उनको। जो डेल्टा में है वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो आइडियल वे ट्रीटमेंट का ये है कि इनको हम फर्स्ट डे ही, अगर हमारे पास पेशेंट आए और हम उनका जीन मैपिंग करा सके, वो सुविधा बहुत जगह नहीं है अवेलेबल, लेकिन अगर हम उनकी जीन मैपिंग करा सके और पहले दिन पता डिफरेंशिएट कर सके कि हाँ ये ओमिक्रॉन है, ये डेल्टा है, ओमिक्रॉन है वो घर बैठे, जो डेल्टा है उनको इन्फेक्शन और हाई रिस्क डेल्टा है तो उनको तो फिर विद इन 3-4 डेज आपको रेमडेसिविर वगैरह स्टार्ट होनी चाहिए।
अब दिक्कत ये हो रही है कि अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है, और वो भी हम सारे पेशेंट्स का कर सके उतनी अभी फैसिलिटी नहीं है। तो वो चीज जब चौथे पांचवें दिन ओमिक्रॉन का पेशेंट अपने आप सेटल हो जाता है, अब जो बच रहे हैं जिनमें इन्फेक्शन है वो डेल्टा के हैं, उनकी अब टेस्टिंग होगी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बिल्कुल, तो वो थोड़ा ट्रीटमेंट में डिले। एक और चीज बताइए, फिर मैं रजनीश जी के पास जा रहा हूं। सर, सवाल ये है कि क्या ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में अगर नंबर ऑफ केसेस और बढ़ते गए तो सिचुएशंस थोड़ी गड़बड़ा सकती हैं? देखिए, नंबर ऑफ केसेस किसके, अगर ओमिक्रॉन के जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो बढ़े तो हेल्थ सिचुएशन पे बर्डन नहीं आएगा, लेकिन अगर वही चीज डेल्टा के बढ़ गए तो दिक्कत है। बिल्कुल, क्योंकि डेल्टा के लास्ट टाइम डेल्टा वेव में क्या हुआ था अभी हमने सामने देखा था। दूसरी चीज ये है कि नई क्या चीज उसमें, जैसे थर्ड वेव में म्यूकोमाइकोसिस आ गई थी, ब्लैक फंगस जी, अब नेक्स्ट वेव में कुछ और आ गया तो वो हम नहीं बता पाएंगे क्या नया आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ऐसी कोई डिजीज आ गई तो वो एक एड ऑन हेल्थ बर्डन हो जाए। सर, साथ में रहे, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। रजनीश जी, विलंब से आने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, लगातार जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रखे गए वो हमें थोड़ा भयभीत भी करते हैं, लेकिन इस भय के साथ साथ एक विपक्षी दल का नेता होने के साथ साथ, विधायक होने के साथ साथ, जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ जिम्मेदारी के साथ विपक्ष की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा। रजनीश जी। निश्चित रूप से विपक्ष के नाते क्या भूमिका होना चाहिए वो लगातार हम कर रहे हैं, और आपका जो आज का विषय है मैं उसमें थोड़ा सा कुछ दिन पहले से आपको शुरुआत करना चाहूंगा। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे शर्मा जी को भी सुन रहा था कि वो जो बात बोल रहे थे, तो असल में सरकार कितनी गंभीर है इसके लिए कुछ बातें मैं रखूंगा, फिर आपने जो प्रश्न किया उसमें भी जरूर कहना चाहूंगा कि 20/9/21 और 23/9/2021 को स्वास्थ्य विभाग 15 करोड़ का दवाई, जिसमें रेमडेसिविर है, फेविफ्लू है, आइजोथ्रोमाइसिन है, पीपी किट है, फेस मास्क है, ऐसे और भी जो जरूरी चीजें हैं, इसके लिए ऑर्डर करती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, और ठीक एक महीने एक दिन के बाद 25/10 को सभी को ये बताया जाता है कि 60% दवाई का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है, और बाकायदा ये लिखते हुए कि तीसरी लहर की संभावना छत्तीसगढ़ में न्यूनतम है। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। और इस तरह से सिर्फ 40% दवाइयों का वो खरीदी की बात करते हैं। आज के तारीख में कंपनियां वो 40% भी नहीं दी सरकार को, और इसलिए नहीं दी क्योंकि वो 100% की तैयारी कर चुके थे, उनका माल खराब हुआ है, वो उनका वैसी को वैसी पड़ा है। तो ये इनकी स्थिति इस चीजों पे। अब दूसरी बात मैं आता हूँ आरटीपीसीआर पर। बार बार चल रही है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा, ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है, अभी ये हमारे एक्सपर्ट जो बता रहे हैं उसी के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, मैं उनका बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन डेल्टा में हम द्वितीय लहर में देखे थे कि देश में और छत्तीसगढ़ खास करके कितना पेंडेमिक स्थिति पैदा हुई थी। उसके बाद आरटीपीसीआर का कम से कम 10,000 पेंडिंग है। क्यों है? हम दूसरी लहर में हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, 17 जगह पर आरटीपीसीआर लैब की व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में, और 10,000 टेस्ट की अभी पेंडेंसी है। मैं बिलासपुर 6 की बात कर रहा हूं जहां मैं रहता हूं। 3 तारीख 4 तारीख को आरटीपीसीआर का जिनका टेस्ट हुआ है, आज 12 तारीख हो गया है, आज उनका रिपोर्ट नहीं आया है आरटीपीसीआर। ये क्यों हो रहा है? हम आरटीपीसीआर का तो सिस्टम खड़ा कर लिए थे पूरे मार्च महीने से लेकर के जुलाई अगस्त तक 6-7 महीने हमने ये छत्तीसगढ़ में झेला है। ओमिक्रॉन के लिए ठीक है, जेनोम लैब नहीं है ओमिक्रॉन के केस, लेकिन इसको बहानाबाजी में क्यों बदल रहे हैं? आरटीपीसीआर का रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है? सवाल यहाँ पर है कि यदि इसी तरह से छत्तीसगढ़ चलता रहा और हम खुशफहमी में रहे कि छत्तीसगढ़ में जैसी सरकार बोल रही है कि तीसरी लहर आने की संभावना नहीं, इन्होंने नवंबर में इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ आने की संभावना नहीं है, इसलिए दवाई की खरीदी 60% बंद, उसकी जितनी प्रारंभिक चीजें हैं वो बंद कर दी है। और जिसका परिणाम आज छत्तीसगढ़ में अभी जो बात हो रही थी कि लोग अपना खुद
किट खरीद के टेस्टिंग करवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम हफ्ता दिन 10 दिन से RT-PCR किए हैं, उसका रिपोर्ट नहीं आ रहा है, तो आखिर क्या करें, कैसे अपने घर परिवार को खतरे में डालें। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल का है, क्योंकि कई बार हमने कांग्रेस प्रवक्ताओं से इस तरह की बातें की तो दावा यही किया जाता है कि 50,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कितने दिन में आ रही है। सुरेंद्र सर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ का आकलन किया जाए तो मात्र 14 लैब के भरोसे पूरा प्रदेश का है। क्या हमको ऐसा नहीं लगता कि RT-PCR के लिए कम से कम हम लैब की संख्या बढ़ा दें? नहीं, लैब की संख्या बहुत पर्याप्त तादाद में है और मैं इस बात को बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमने दूसरी लहर का सामना बहुत सक्षमता के साथ किया है और पूरे जिस ढंग से हमारे पास जो व्यवस्था है, चाहे बेड की व्यवस्था हो, अगर रजनीश जी आंकड़ों के साथ ये बता रहे हैं कि 10,000 पेंडिंग RT-PCR की रिपोर्ट्स के हैं, तो फिर कहीं तो सच्चाई होगी सर? नहीं, इसमें क्या कारण है पता लगाना पड़ेगा। मैं चूंकि उसके संबंध में कंफर्म नहीं हूँ, मैं नहीं कह पाऊंगा, मगर उसमें क्या अव्यवस्था है, क्यों ये ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, वरना लगभग RT-PCR की रिपोर्ट जो है 48 घंटे के अंदर मिल जाती है जी। और उसको सामने वाले को टेस्टिंग करने वाले को बोला जाता है कि आप अपने घर में रहें। और एंटीजन टेस्ट का तो 50,000 की टेस्टिंग पर डे हो रही है और तमाम सभी जगह में, बैंकों में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, और जो भीड़ भाड़ वाली जो जगह है जहां पर लोगों का आवागमन है, वहां पर सब जगह लगातार टेस्टिंग हो रही है, लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। आप ही के सामने अभी अग्रवाल सर हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने कहा कि एंटीजन पर तो ज्यादा विश्वास किया नहीं जा सकता है, RT-PCR पर हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन समय कम रहेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल जिसका जिक्र रजनीश जी ने किया है, वो महत्वपूर्ण सवाल रह जाएगा सर, समय का अभाव है, इसलिए सवाल यही सर कि क्यों आखिर हमने किसके आधार पर, किस स्टडी के आधार पर यह डिसाइड कर लिया कि तीसरी लहर नहीं आएगी, जब प्रदेश में 9% से ज्यादा संक्रमण की दर है। उस स्थिति में हम कैसे 60% दवाओं का, 60% अब हेल्थ जो प्रोडक्ट्स के हैं उनकी डील को कैंसिल कर सकते हैं और 40% के भरोसे हम इलाज कर लेंगे? ये सिर्फ रेमडेसिविर की विषय में था, और जो आम दवाइयां हैं वो तो हमारे पर्याप्त तादाद, सब दवाइयों के शर्मा जी सभी प्रकार की दवाइयों को विषय पर है। नहीं, सभी प्रकार की दवाइयों को नहीं है, ये गलत बात है। 40% भी दवाई नहीं आए हैं, बहुत लोग कोर्ट चले गए हैं, बहुत से दवाइयां कोर्ट चले गए हैं, अब आवश्यकता नहीं है, ऐसी दवाइयों को कैंसिल किया गया है। नहीं, आप और हम कैसे कर सकते हैं शर्मा जी? आज की तारीख में आप और मैं कैसे तय कर सकते हैं? इसकी आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में दवाइयों की आवश्यकता है, सरकार के पास पर्याप्त तादाद में दवाई है, सकते हैं, वो तो डॉक्टर तय करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में तय करेंगे दवाइयों की आवश्यकता है, वो दवाइयों का पूरा इंतजाम सरकार के पास है। बिल्कुल नहीं है, आप जाके अपडेट होइए, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, भविष्य में ये कम से कम चुनौती नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जाए कि हमने तो इस समय मांगा था लेकिन हमें मिला नहीं, वो बात फिर बाद में उजागर हो कि 60% को हमने अब कम कर दिया था। एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं राहुल सर से। सर, क्या अब जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि 100% का हम अगर अब खाका तैयार करें और हमें अभी से एहसास हो जाए, जिसका मैंने जिक्र किया था कि प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नहीं खतरा बहुत ज़्यादा नहीं है, 60% कम कर दो, 40% पे निपटा लेंगे, ये स्थिति घातक तो नहीं हो सकती राहुल सर? देखिए, मैं क्योंकि मेरे पास उसका डेटा नहीं है गवर्नमेंट का कितना क्या स्टॉक है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर बेसिकली अगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर ओमिक्रॉन केसेस ज्यादा रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी तक जितने भी हमने डील किए हैं उसमें सिवाय पैरासीटामोल के ऊपर कुछ देना ही नहीं पड़ा है हमें, तो इन्वेस्टिगेशंस भी हार्डली होने पड़ रहे हैं। तो ओमिक्रॉन के लिए बहुत ज्यादा मेडिसिन, एडमिशन की भी जरूरत नहीं है, 99% में एडमिशन की भी जरूरत नहीं है ओमिक्रॉन में। डेल्टा में है, अब डेल्टा कितना बढ़ेगा, कितना आएगा, बिकॉज पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, बहुत सी पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुकी है वैक्सीनेट के बाद, तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, तो डेल्टा कितना भारी होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये ओमिक्रॉन है, इसे कोविड समझकर और गंभीरता के साथ इलाज करने की दरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जाते जाते आप लोगों से यही अपील है कि अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और अगर अति आवश्यक ना हो तो घर से मत निकलिए, मास्क हमेशा लगाए रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।